है जो हम लोग रिसर्च डिजाइंस कर रहे हैं डिफरेंट। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशनल मेथड किया है, हमने सर्वे मेथड किया है, हमने कंटेंट एनालिसिस किया है। अब हमारा एक न्यू मेथड है विच इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे मेथड ज़रा वाइट राइटिंग में था और वो वाइट के अंदर ना कैमोफ्लेज हो गया है, तो दिस इज मेथड रिटन ओवर है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, ये भी एक रिसर्च डिज़ाइन है कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस किया, उसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट का कोई वर्ड नहीं पढ़ा। हमने ऑब्जर्वेशन किया, उसमें हम लोगों ने कोई वर्ड नहीं पढ़ा। उसमें सिर्फ ये बात थी कि हम लोग किस तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में था कि हम चीज़ों को एनालाइज किस तरह करते हैं। सर्वे में था कि हम किस तरह रैंडम सर्वे करके बाय द हेल्प ऑफ आर रिसर्च टूल्स, क्वेश्चनर्स वगैरह के लिए हम लोग कैसे अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। नाउ द थिंग इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है कि आपके हाथ में चीजें हैं, आपके कंट्रोल में है सारी चीजें। ठीक है, अब वो कंट्रोल में क्यों है, कैसे हैं, और आपने कैसे कैसे उन चीजों को कंट्रोल करना है, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन योर एक्सपेरिमेंटल मेथड। जैसे आप लोग मैट्रिक क्लास से एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते आ रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट मीन समथिंग डन इन प्रैक्टिकल टू गेट सम रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट तो हमें देखें हर मेथड से चाहिए, चाहे वो ऑब्जर्वेशनल मेथड हो, चाहे वो कौन सा भी मेथड हो, आपको आपका रिजल्ट चाहिए। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड योर रिजल्ट बाय द हेल्प ऑफ डूइंग सम प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से आपने कोई चीज की है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप लोगों का जो डाटा जनरेट होगा उसका मेथड यानी कि आपने कौन सा यूज किया होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ जो है पोस्टुलेट्स हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेन एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने याद रखना है कि ये किसी प्रैक्टिस करके कोई डेटा ओरिजिनेट किया हुआ हो, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, नाम बहुत सिंपल सा, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी वो मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट सम रिजल्ट्स, वो मेथड ऑफ द रिसर्च विच इन्वॉल्व सम एक्सपेरिमेंट इन इट, राइट। इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि कोई भी आपके पास रिसर्च डिजाइन आ जाता है इन योर एग्जाम, क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, तो उसमें आपको आपकी जो डेफिनेशन है वो तो एक दो लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, जब आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नंबर 1, इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, सबसे पहली बात ये, और सारा हमारा रिसर्च डिजाइन का इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन यही होता है कि उन्होंने कोई भी जो हमारा हाइपोथेसिस है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया होता है, हाइपोथेसिस मींस एन इंटेलेक्चुअल गेस ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, जो आप एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर आप उस स्टेटमेंट को चाहते हैं कि एंड में वो अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, जबकि आप उस पर कोई स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई करके, स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करके स्टेटिस्टिकल टूल में, तो आप ये फाइंड आउट करते हैं कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज अ मेथड ऑफ योर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। आपके हाइपोथेसिस टेस्ट करने का ये एक मेथड है। ये भी एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी एंड व्हाट विल अकर। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल अकर, इसमें आप फ्यूचर परसेप्शन करते हैं। ठीक है, परसेप्शन इसमें की जाती है बाय द हेल्प ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर परसीव करता है कि अगर ये काम किया जाए तो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, व्हाट विल अकर टू माय वेरिएबल्स, व्हाट विल हैपन टू द सिचुएशंस अराउंड मी, व्हाट विल हैपन टू द सर्कमस्टेंसेस अराउंड मी। ये सारी चीजें जो तय करनी होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये रिसर्चर के अपने माइंड में होते हैं। और ये कहाँ पे किए जाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में किए जाते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशन मींस कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस रिसर्चर ने कंट्रोल किए होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन अबाउट वायलेंस, आपने उनको वायलेंट प्रोग्राम्स दिखाए हैं, वायलेंट कार्टून्स दिखाए हैं, ठीक है, और उनको एक रूम में रखा हुआ है और स्क्रीन में सिर्फ वायलेंट कार्टून्स शो हो रहे हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आप लोग कर रहे हैं, और ये बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट यू आर ऑब्जर्विंग कि उनके वॉयलेंस प्रोग्राम्स देखकर उनके अंदर बिहेवियर में क्या चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल कंडीशन आप कैसे करेंगे, उस रूम का एटमॉस्फेयर यानी उस रूम में कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा सर्दी ना हो कि बच्चे बहुत ज्यादा कांपते ही रहें, तो उनका बिहेवियर जो है, जो आपने नोट करना है, वो ना सामने आए। इतनी गर्मी ना हो कि बच्चे बिल्कुल ही बिलबिला रहे हो, रो रहे हो, तो आपने जो आपका जो मकसद था एक्सपेरिमेंट का, वो जो फेल हो गया हो। ठीक है, तो यानी कि देयर आर सम सर्टेन थिंग्स व्हिच यू वांट टू कंट्रोल एज अ रिसर्चर। तो आप अपने कुछ कंडीशंस को, कुछ सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज
experiment is a means of providing the hypothesis, इसको speakers को off कर देते हैं. It's the means of providing the hypothesis whereby the causal relations between two facts is studied. Causal relation का word यहाँ पे key word है. It means कि आप अपना hypothesis तो बना लेते हैं experimental method में भी, like every research you construct your hypothesis, but it discuss the causal relation between the two facts. यानी two facts यानी कि आपके two variables भी हो सकते हैं, कोई सी दो बातें जिसमें आप जो स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉयलेंट कार्टून्स एंड वॉयलेंट बिहेवियर, राइट, या आप कह लें वॉयलेंट कार्टून्स एंड बिहेवियर ऑफ द व्यूअर्स, ठीक है, ये बिहेवियर्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो ये आपके दो फैक्ट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो कंडीशंस हैं जो कि आपने स्टडी करनी है. तो एक्सपेरिमेंट अलाउज यू, एक्सपेरिमेंट हेल्प्स यू कि वो उसके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छी तरह स्टडी करने में आपकी हेल्प करे. कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वैसे कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, और अगर करता है तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दैट रिलेशनशिप, उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, उसका ट्रेंड नेगेटिव है, एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, उसकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है या वीक है, वीक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. So these all things are studied when you do the experimental research. Next is characteristics. ये experimental method की हम characteristics करेंगे. Experimental की certain characteristics हैं that it is based on a law of single variable. आपके पास एक ही चीज होती है, single variable होता है जिसको आपने experiment करना होता है. एक चीज देखें, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सर्कमस्टेंसेज और एनी कंडीशन और एनी सिचुएशन, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली फ्लो कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा होता है. उसके कॉन्ट्रेरी आपके पास वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट पे एज नेम सजेस्ट आप पे डिपेंड कर रहा होता है. जैसे कि उसका नाम ही डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इट मींस कि वो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वो डिपेंडेंट होता है. यानी कि वैल्यूज अगर आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की चेंज हो रही हैं तो वो किसी के हाथ में नहीं है, इट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ नेचर के वो चेंज हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल वेदर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विश, वो अपने हिसाब से चेंज होता है. बट योर क्लोथिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल, आप अपनी क्लोथिंग, अपना पहनना ओढ़ना वेदर के हिसाब से करते हैं. आपको कब पता चलता है आपने स्वेटर्स पहनने हैं, आपने लॉन के कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, रेन कोट पहनना है, बिकॉज दीज आर ऑल योर डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट वाज वेदर, ठीक है. वेदर को आइडेंटिफाई करके आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है. तो ये तो दो बातें हो गई कि आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी होता है और आपका वेरिएबल डिपेंडेंट भी होता है. Now when you do the experimental method, you study single variable which is your independent variable or dependent variable. आपकी अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ रिसर्च की जाती है ये कि आपने स्टडी क्या करना है, कौन सा वेरिएबल स्टडी करना है. सो इट मीन्स कि इट इज बेस्ड ऑन द लॉ, ये इसका लॉ है दैट यू कैन ओनली स्टडी सिंगल वेरिएबल. The next is this method help in providing laws, postulates and theories. Postulates किसे कहते हैं? Some certain characteristics, some certain assumptions, ठीक है, कुछ ऐसे postulates of the theory जिस theory के निकालते हैं some certain summaries, points वगैरह, ठीक है. तो ये आपको हेल्प करता है. देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है हम मेनली सोशल साइंसेज से ज़्यादा मैथमेटिकल साइंसेज में और स्ट्रॉन्ग हार्ड साइंसेज में यूज़ करते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है. इसमें क्यों हम लोग यूज करते हैं? बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर लैब हमें चाहिए होती है. लैब में हमारे पास सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तमाम चीजें हमारे पास लैब में मौजूद होती हैं. और उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? थ्योरी बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के जो लॉज हैं, जो 3 लॉज हैं, वो उसके कहाँ से? एक्सपेरिमेंटल मेथड से बने हैं. उसने ऑब्जर्व नहीं किया कि जो सिर्फ जो है एप्पल गिरा है तो उसने बता दिया कि देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एग्जिस्ट अंडरग्राउंड. उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशनल मेथड से नहीं ये बात बता दी. इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सो ही वाज एबल टू प्रेजेंट हिज लॉज, जिसको आज हम लोग लॉज ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है.
तो जब आप एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से गुजरते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टडी करते हैं, तो बाय द एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ लॉज, सम पोस्टुलेट्स और थ्योरीज, राइट? द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक is कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इट एसेंशियली रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पर्सन, कौन से? द एक्सपेरिमेंटर एंड द सब्जेक्ट। अब देखें, आप अकेले जो है ना वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप अकेले तो एक्सपेरिमेंटर होंगे, यानी जो रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो खुद ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वरना वो एक्सपेरिमेंटर को हायर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टडी करते हैं तो उसमें दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। वन इज एक्सपेरिमेंटर और दूसरा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मतलब? कि जिसपे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जो आपके पास सामने आपका मौजूद हो एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपने जिसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस करना है, जिसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिस बंदे के ऊपर करनी है, दैट बंदा इज नोन एज द सब्जेक्ट। और जो बंदा उस पर एक्सपेरिमेंट मेथड करेगा, ही विल बी नोन एज एक्सपेरिमेंटर, राइट? The next is experimental method is applied by one person in a is applied on a one person in a random order। यहाँ पे on word missing है। on one person in a random order, यानी कि आप अपने random order से select करते हैं। Purposive sampling नहीं करते कि मैं इस बंदे पे experiment करूंगा, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि आपके एक्सपेरिमेंट के पीछे कुछ पर्पस है। यू जस्ट ओनली सी द पर्पस ऑफ योर रिसर्च, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कोई अपना सैंपल ले लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। The next is elements. There are four elements of experimental methods. Four elements कौन कौन से हैं? कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट, ये कंट्रोल की ही आगे से फर्दर टाइप से जिसको हम पढ़ेंगे। चार चीजें एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत ज्यादा जरूरी है। द नंबर वन इज कंट्रोल। द नंबर वन इज कंट्रोल, कि आपके पास कंट्रोल कितना है किस चीज का, आपका पर्पस का क्या कंट्रोल है, आपके ऊपर आपके सब्जेक्ट का क्या कंट्रोल है, आपके ऊपर आपकी जो वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की लिबर्टी है वो आपके पास कितनी है, आपके पास मेथड्स क्या है कंट्रोल करने के, आपके कितनी डिग्री में उसको कंट्रोल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली कंट्रोल कर रहे हैं, लीनियंट कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप उन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती है। कौन सी चीजों को आपने सख्ती से देखना है, कौन सी चीजों को आपने बहुत लीनियंसी से देखना है, ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आती है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि चीजों को आप चेंज कितना और कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस डिग्री से कर सकते हैं, ठीक है। when a researcher is allowed to do some changing in the experiment and when the researcher is not allowed to do some kind of changing in the experimental method। जो भी वो चीज एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें वो क्या चीज चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सब बच्चों को बिठा दिया है कि वो बैठ के अपने वायलेंट प्रोग्राम्स देखें ऑन द टीवी, वायलेंट कार्टून्स देखें और वो बिहेवियर उनका नोट कर रहे हैं। तो व्हाट थिंग्स ही कैन मैनिपुलेट द प्रोग्राम्स, ही कैन मैनिपुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। अगर 50 मिनट का एक कार्टून है तो वो उसको छोटा करके 30 मिनट का कर सकता है। रूम का टेम्परेचर मैनिपुलेट कर सकता है, रूम का एनवायरनमेंट मैनिपुलेट कर सकता है, स्क्रीन मैनिपुलेट कर सकता है, स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो, यानी these are all the things which are under the control and it comes also under the heading of manipulation, right? The next is observation, कि आपने ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, कैसे करनी है और किन किन चीजों की करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑब्जर्वेशन, जब आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जब इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट आप कर रहे तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, but you are doing observation, so what will you observe, how will you observe and what needs to be observed, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंटरवीन करती हैं, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाती हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ठीक है। क्योंकि कोई चीज जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, कोई चीज व्हेनेवर इट कम्स इनटू सम प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें जो है एटमॉस्फेयर से और सराउंडिंग से खुद से ऐड होती हैं, राइट। सो इट मीन्स के व्हाट आर रिसर्चर नीड्स टू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या करना है और आपने ऑब्जर्व क्या नहीं करना, किस चीज को आपने इग्नोर करना है। याद है जैसे हम लोगों ने रिसर्च का पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जब रिसर्च हम लोग करते हैं तो रिसर्च की बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, जब हमारे टॉपिक की बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, जिसको हम लोग फिर एज अ रिसर्चर ये खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज हमें हमारी पार्ट ऑफ द रिसर्च है और कौन सी चीज हमारी पार्ट ऑफ द रिसर्च नहीं है। जब हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, ऑपरेशनलाइज का मतलब ही ये होता है कि हमने जनरलाइजेशन से जो है चीजों को हटा दिया है, कॉन्सेप्ट
को ऑपरेशनलाइज करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व करनी है, जिनको हमने ऑपरेशनलाइज करना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने ऑब्जर्व नहीं करना, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडी। द सेम इज द केस इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि आप लोग कोई अपने एक्सपेरिमेंट में कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, कब करनी है, कितने इंटरवल से करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से करनी है, और करनी भी है या नहीं करनी। सो दिस आर ऑल डिस्कस्ड इन ऑब्जर्वेशन, राइट। The next is replication. Replication का word replica से निकला है, means repetition, और to replicate something, to duplicate something, कि आपने अपनी चीजों को, experimental method को you can duplicate it once and for all to get some results, same result, ठीक है। हार्ड साइंसेस में तो बिल्कुल आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी आप ग्रेविटी का कहीं भी दुनिया में एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी की वैल्यू है, विच इज अ जनरल वैल्यू, और ये वैल्यू हर जगह पे एप्लीकेबल है। एक चीज को आप जनरल कब बोलते हैं, जब वो हर जगह हर सिचुएशन पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो इट मीन्स के यू कैन रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर दिस सेम प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिसको आप लोगों ने, जिसके लिए आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टू फाइंड आउट सम सोल्यूशन that can be replicated again and again by an interval or by the advent of time, and it will produce similar results। आपको similar results मिलेंगे, वैसे तो मिलेंगे ही वही जो कि ऑलरेडी हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंसेस तो आपको थोड़े से उसके सिमिलर रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन हार्ड साइंसेस में आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, जो पाए आप लिखते हैं ना, पाए इन द मैथ्स, उसकी वैल्यू 3.14 ही आपको मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी जो है ना एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर लें, ठीक है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी एंड इवन केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको आप आज भी अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू, तो आपके पास वही वैल्यूज आते हैं। आपको पता है हीलियम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है या नहीं, एलिमेंट हीलियम रिएक्ट करेगा, रेडियो एक्टिव है या नहीं है, या अभी भी आप हीलियम को, उस जमाने के हीलियम को उठा के अभी के जमाने के हीलियम से देखेंगे तो भी इट इज सेम, एंड इट बियर्स द सेम थिंग, दैट इट इज ए नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। इसी तरह ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, इट इज अ गैस, राइट। अब आपको हाइड्रोजन लिक्विडिफाई कैसे करनी है, इट इज द सेम एक्सपेरिमेंटल मेथड विच हैपेंड years ago। जैसे कि हम लोगों ने जब इसकी लेबोरेटरी प्रेजेंटेशन की थी, जब हमने इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की थी हाइड्रोजन की, तो हम इसको किस तरह कंडेंस करते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और हम लोग इसको किस तरह हैंडल करते हैं एज अ गैस। तो अभी भी जब आप हाइड्रोजन को, आज की हाइड्रोजन को भी आप हैंडल करेंगे, तो यू विल गेट द सेम प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉ दैट इट इज अ गैस एंड इट कैन बी कंडेंस्ड बाय फॉलोइंग सम स्पेसिफिक स्टेप्स, राइट। तो रेप्लिकेशन का मतलब समझ आ जाना चाहिए आपको कि जितनी भी बार इसको रेप्लिकेट करें, जितनी भी बार इसको रिपीट करें, डुप्लीकेट करें, इट बियर्स सेम और सिमिलर रिजल्ट्स, राइट। अच्छा, अब हम कंट्रोल को डिस्कस करते हैं। कंट्रोल को डिस्कस करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कंट्रोल में फर्दर आगे कैटेगरीज है। एक ये है कि इस आपके कंट्रोल का पर्पस क्या है, और आपके कंट्रोल की डिग्री क्या है। डिग्री मींस कि आपने कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कहाँ रखना है, कंट्रोल को वीक कहाँ रखना है। डिग्रीज आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, जिसका गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री, better is a comparative degree, and best is the superlative degree। more most जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह the girl is pretty is the positive degree, the girl is prettier than her, it is your comparative degree, and the girl is the prettiest in the class, it is your सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी कि आपकी एक डिग्रीज तयन हुई भी होती हैं, आपकी एक डिग्रीज अलॉट हुई भी होती हैं। तो आपने किस स्मॉल के डिग्री का कंट्रोल रखना है, उससे ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री का कंट्रोल रखना है जिसमें 2 वेरिएबल्स का कंट्रोल हो सिर्फ, या फिर सुपरलेटिव डिग्री का कंट्रोल रखना है जिसमें तमाम जो है पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो ये आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल कहलाता है। द नेक्स्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे the extent to which different factors are accounted for purpose of control। ठीक है, पर्पस ऑफ कंट्रोल में क्या क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर आइसोलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, पहले ये बात समझना। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके पार्ट ऑफ द रिसर्च में, पार्ट ऑफ द स्टडी में इंटरवीन करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। आपकी घुस कर आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसको अफेक्ट करते हैं, लाजमी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑब्जर्विंग द वेदर,
ठीक है, वेदर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच में, और वेदर को आप बाहर टेरेस में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं या छत पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक रूम फॉर दैट, आपके एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने उसको ओपन एयर में ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको ओपन एयर में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बाहर बहुत ज्यादा नॉइस है, ट्रैफिक नॉइस है, तो ट्रैफिक नॉइस इज द इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो कि आपकी पार्ट ऑफ द स्टडी नहीं है, बट स्टिल इट इज अफेक्टिंग योर ऑब्जर्वेशन एंड इट विल अफेक्ट योर एक्सपेरिमेंट एज अ होल, राइट। सो दीज आर आइसोलेटेड, हम सबसे पहले तो इनको आइसोलेट कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं, तन्हा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सो दैट दे में अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसलिए ताकि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। The next is, not only intervening variables are to be isolated from independent variables, but it also to be ascertained how much it contributed. ये देखें, पहले तो हमने पहले इस स्टेप में पढ़ा है, इस स्टेप में पढ़ा है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को हमें अलग कर देना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये पढ़ रहे हैं कि सिर्फ इनको अलग कर देने से हमारा मसला खत्म नहीं होगा। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को जब हमने अलग कर दिया तो हमें ये भी देखना है, सर्टन होना है, श्योर होना है कि इसने हमारे कंट्रीब्यूट कितना किया, हमारे जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इसने कंट्रीब्यूशन कितनी की है और कैसे की है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी जिससे हमारी अफेक्ट हुई है, पॉजिटिवली अफेक्ट हुई है, गुड अफेक्ट हुआ है उससे, या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी जिससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये आपने असर्टन होना होता है, यानी आपने ये मेक श्योर करना होता है कि हाउ मच इट कंट्रीब्यूटेड, राइट। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड जो है ना, जो 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 अब देखें ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट में हमने ये कहा था कि उनको अलग कर देना है, दूसरे में हमने कहा कि अलग कर देना है, लेकिन लेकिन ये अलग कर देने से मसला खत्म नहीं होगा, हमें ये भी श्योरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हमारी रिसर्च में, हमारी एक्सपेरिमेंट में। थर्ड में कह रहे हैं कि सिर्फ हाउ मच से काम नहीं चलेगा कि उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया या कम कंट्रीब्यूट किया, द मैग्नीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। मैग्नीट्यूड में हम लार्जर और स्मॉलर नहीं बात कर सकते कि उन्होंने बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज्यादा छोड़ था या बहुत कम छोड़ था। वी कैन नॉट से दैट एज अ रिसर्चर, वी नीड टू मेजर दोज टर्म्स इन क्वांटिटेटिव मेजर्स। हमने उनको मेजर किस में करना है, क्वांटिटेटिव में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक नंबर वैल्यू में, जैसे कि हम लोगों का पार्ट ऑफ द रिसर्च होता है। हम लोग हमेशा रिसर्च में ये बात पढ़ते हैं, अदर देन क्वालिटेटिव, कि व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च यू आर डिस्कसिंग नंबर्स, so you want to show the magnitude of the intervening variables in your numbers, कि उन्होंने कितना आप पे कंट्रीब्यूट किया है। इट कैन बी इन योर सेंट्रल टेंडेंसीज, इट कैन बी इन योर परसेंटेजेस, इट कैन बी इन योर रेशो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का जो पर्पस था ना कंट्रोल का वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि डिग्रीज ऑफ कंट्रोल कितनी करनी है, ठीक है। देखें, डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, डिग्री का मतलब आपने ये रखना है कि वेदर इट शुड बी लो, वेदर इट शुड बी हाई, कितना आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, ये लीनियंट कंट्रोल होना चाहिए, ये आपकी किसमें बात आएगी, डिग्री ऑफ कंट्रोल। So it has to be remembered that in social researches, high degree of control is not possible. Social research में possible ही नहीं है high degree of control. As in laboratory situation, laboratory में आप कौन सी रिसर्च करते हैं, जो कि आपकी हार्ड साइंसेस की होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें एक लैब होती है, रिसर्चर ने प्रॉपर ड्रेस पहना होता है, उसके पास प्रॉपर अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर टूल्स होते हैं, रूम बंद होता है। ये सारी आपकी हार्ड साइंसेस की जो लैब की रिसर्च होती है, लैब का जो एक्सपेरिमेंट होता है, दैट इज डिफरेंट। बट व्हेन यू कम टू द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल रिसर्चेस, तो सोशल रिसर्चेस में आपका हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि यू कीप लो डिग्री ऑफ कंट्रोल in social sciences whereas you keep high degree of control in your lab sciences. फॉर एग्जाम्पल, लैब में आप लोगों ने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें आपके पास डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत हाई होगा, ठीक है। यानी कि खुदा न खास्ता हाइड्रोजन अगर बर्स्ट कर जाए, फट जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आपने कैसे उसको मसलों को सुधारना है, ये तमाम बातें आपकी कंट्रोल में होती हैं। इट मीन्स कि आपने कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ होता है। But when it comes to social sciences like mass communication, like psychology, like sociology, तो उसमें आपका जो कंट्रोल है वो ऑब्वियसली वीक हो जाता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आप नहीं रख सकते। मेथड्स ऑफ कंट्रोल में आप हम आते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कंट्रोल। मेथड इसके कौन कौन से होते हैं कंट्रोल करने के, ठीक है। इट डायरेक्ट्स द रिसर्चर डायरेक्ट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट, कि कौन से वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड करता है,
ठीक है। तो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, वो लिबर्टी है, उसको फ्रीडम है कि वो जैसा चाहे, जिस तरह चाहे, जिस ट्रेंड में चाहे, जिस डायरेक्शन में चाहे फ्लो करे, ठीक है। बट द थिंग विच यू वांट टू कंसिडर इज कि आपने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़कर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। एक है सिंपल असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू ग्रुप्स, यानी कि इट मींस सब्जेक्ट्स आर असाइंड इन सच अ वे दैट एवरी मेंबर हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, आपने उनमें एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो व्हेन यू एंटर इन द क्लास 5, जब आप क्लास 5 के क्लासरूम में एंटर होंगे, एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन दैट एरिया, जो भी उस क्लासरूम में बैठा हुआ होगा, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड होगा, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं कि हर किसी के पास उतना ही इक्वल चांस होगा कि शायद मुझे सेलेक्ट कर लिया जाए, यानी कि 100% सबके पास चांस होगा आई विल बी सिलेक्टेड, आई विल बी सिलेक्टेड, आई विल बी सिलेक्टेड। किसी के माइंड में ये बात नहीं होगी कि आई विल नॉट बी सिलेक्टेड। सो इट मीन्स कि जब रैंडम असाइनमेंट आपने करनी है तो इट मीन्स कि रैंडम सैम्पलिंग को आप जहन में रखिएगा कि असाइनमेंट यू असाइन द थिंग्स व्हिच हैव इक्वल चांसेस, you assign those subjects which have equal chances of being chosen, equal opportunity, ठीक है। Next is matching subjects with random assignment. The subjects are assigned to groups to match individuals subject on as many extraneous variables as the researcher can identify. एक चीज होती है इंटरवीनियस और एक होती है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्स्ट्रा। इट मींस दोज वेरिएबल्स व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टडी आर बी डेल्ट सेपरेटली, वो सेपरेट आप उसको डील करेंगे एज एन एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है कि जो मैंने अपने जो इंडिविजुअल्स उठाए हैं, जो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उनकी जो मैचिंग होगी इंडिविजुअल्स की, क्या वो मैच कर रही है मेरे असाइनमेंट से कि नहीं। यानी कि मैंने जो असाइनमेंट ली है कि मैंने इन इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना है, और जो मैंने जो सब्जेक्ट्स उठाए हैं उन दोनों की मैचिंग हो रही है या नहीं हो, राइट। Number 3 is random assignment on the basis of homogeneous selection. Homogeneous एक word होता है। Homogeneous means everything is in uniformity. Homogeneous चीज है, एक जैसी तरह की चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका एंटोनिम होता है heterogeneous. Heterogeneous means diversity. The things जो है वो डिफरेंटली होती हैं। Homogeneous में कोई भी थिंग डिफरेंट नहीं होती, होमो होती है, ठीक है, सेम होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। तो आप लोगों ने होमोजेनियस सिलेक्शन पे रैंडम असाइनमेंट करनी होती है। इट इज डन टू मेक ग्रुप्स कंपैरेबल ऑन एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल so as to select groups those are as homogeneous as possible on the variable। यानी कि आपने वो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। देखिए सब्जेक्ट्स चूज किए, अब सब्जेक्ट्स के आपने ग्रुप्स बना दिए। अब आपने ग्रुप्स वो चूज किए जो कि जितने ज्यादा होमोजीनियस हो सकते हैं फॉर द वेरिएबल एज पॉसिबल, एज पॉसिबल जितने भी हो जाए वो उतने अच्छे होंगे, ठीक है, एज होमोजीनियस एज पॉसिबल, ठीक है। जितने यूनिफॉर्मिटी होगी ग्रुप्स में, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स उठाए और 3 ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब आपने देखना है ए, बी और सी में सबसे ज्यादा 2 ग्रुप्स आपने लेने हैं। फॉर एग्जांपल कौन से मैच कर रहे हैं, ए बी मैच कर रहे हैं, ए सी मैच कर रहे हैं, या सी बी मैच कर रहे हैं, ठीक है, या सी ए मैच कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने जितने ज्यादा होमोजीनियस ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल ए और सी बहुत होमोजीनियस ग्रुप्स हैं, तो आपने ये भी 2 ग्रुप्स जो है पार्ट ऑफ योर स्टडी ले लिए। लेते कैसे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द होमोजीनियस सिलेक्शन, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। हम लोग वेरिएंस पढ़ चुके हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ चुके हैं। तो इट मींस कि कोवेरिएंस इट इज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द वेरिएशन विद इन द ग्रुप्स। वेरिएशंस जो है, वेरिएंस का वर्ड कहाँ से निकला है, वेरिएशन से। तो आप लोगों की जो वेरिएशंस होती हैं ग्रुप्स में, आप लोगों ने उसको कंट्रोल करना है। और टेक्निक्स कौन सी होती है कंट्रोल करने की, देखिए ये वाला थर्ड से रिलेटेड है। थर्ड में हमने किया कि ग्रुप्स की होमोजीनियस सिलेक्शन होनी चाहिए, यानी कि ग्रुप्स बहुत ज्यादा सेम होने चाहिए जिनको आपने सब्जेक्ट बनाना है। फोर्थ में हम लोगों ने ये बात की कि जो टेक्निक्स हैं कि कोवेरियंस को नहीं, कितने कोवेरिएंट है एक दूसरे से, कितने ज्यादा नियर टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ज्यादा से, तो वो हम लोगों ने ग्रुप्स में करनी होती है, कंट्रोल करनी होती है वेरिएशन, राइट। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने पता करना है एक्सपेरिमेंट का एक नया एलिमेंट था, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होती है, इट इज इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड मैनिपुलेशन इज डन टू सेट द स्टेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द फैक्टर
whose performance is to be studied under conditions, यानी कि तब की जाती है, मैनिपुलेशन की ही तब जाती है, इज डन टू सेट, सेट का मतलब वर्ड की वर्ड है, यानी कि सेट का मतलब ये होता है आप खुद सेट करते हैं फॉर द स्टेज, सेट द स्टेज का मतलब होता है आप तैयारी करते हैं किसी फैक्टर के होने के लिए, ठीक है, जो आपने किसी कंडीशन में पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि अगर मैं बच्चों को ज्यादा वायलेंट कार्टून दिखाऊंगा तो बच्चे वायलेंट बिहेव करेंगे, राइट, आपके दिमाग में ये बात है, तो आपने स्टेज ही क्या सेट किया बच्चों के लिए, उनको दिखाया ही वायलेंट कार्टून, क्योंकि यू नो तो आपकी अकरेंस क्या थी उस फैक्टर की, और आपने परफॉर्मेंस क्या करनी थी, उनका बिहेवियर, इसीलिए आपने उनको दिखाया क्या, वायलेंट कार्टून्स, राइट। तो यानी कि आपने खुद डिसाइड किया अंडर दिस कंडीशंस, यू डिसाइडेड योरसेल्फ द whose परफॉर्मेंस इज टू बी स्टडीड, यू मैनिपुलेटेड दैट इन विच ऑल फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड, और आपने सारे फैक्टर्स को, बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, और सिर्फ उस फैक्टर की जिसकी परफॉर्मेंस आपने देखनी थी उसके लिए आपने स्टेज सेट किया, उसके लिए आपने सारी तैयारी की, सारा पैटर्न आपने उसके लिए बिछाया, राइट। Variables which can be manipulated may be personality, way, characteristics, attitudes, teaching method, type of motivation, etc. यानी कि आपने देखना है कि कोई बंदा ट्रेडिशनल टीचिंग से, इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, कोई बंदा मेथड, टीचिंग मेथड से ज्यादा, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से ज्यादा अच्छे ग्रेड ले रहा है, और कोई स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन टीचिंग मेथड से ज्यादा अच्छे ग्रेड ले रहा है, तो टीचिंग मेथड इज एन एग्जांपल दैट यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन चेंज, यू कैन सेट द स्टेज फॉर द टीचिंग मेथड। आप उस बंदे के आगे पहले ये वाला अप्लाई करें ऑनलाइन, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें, फिर उस बंदे के आगे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड अप्लाई करें, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें, राइट। सो दीज आर सम वेरिएबल्स व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड, जो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, किसी बंदे को आप रिवॉर्ड कर सकते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड कर सकते हैं, कोई बंदे को मोटिवेशन होती है उसको ज्यादा बोनस मिले इन टर्म्स ऑफ पैसा, पैसा उसके पास ज्यादा हो, इन टर्म्स ऑफ मनी उसके पास ज्यादा हो, वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। और कोई बंदे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको आप ज्यादा सर्टिफिकेट्स दें, ज्यादा जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दें, तो वो बड़ा अच्छा मोटिवेटेड फील करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ वर्बली बोल दें कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दी आपने, तो वो उस तरह मोटिवेटेड फील करते हैं, यानी यू कैन मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स, राइट। सो दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ मैनिपुलेशन व्हाट a researcher can go through. The next is observation. Another element of experimental method is that the effect of manipulation of independent variable on the dependent variable is studied or observed. बहुत अच्छी और प्यारी बात है यहाँ पे कि आप मैनिपुलेशन क्यों करते हैं। ऑब्वियसली आपने कोई चीज, एक स्पेसिफिक चीज ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। देखें, आप टेरेस में बैठ के वेदर को, कंडीशन को नोट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज यू वांट टू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग, कि मैं वेदर के हिसाब से अपना आपको ऑब्जर्व करूं कि मेरी स्किन कैसे बिहेव कर रही है, स्किन ज्यादा स्वेटी हो रही है, स्किन ज्यादा ड्राई हो रही है, स्किन ज्यादा कोल्ड हो रही है, कैसे मेरी स्किन बिहेव कर रही है। तो आप अपने आप को और अपने वेदर को कंट्रोल करेंगे ना, जाहिर है कि टेरेस में बैठ के आपकी स्किन कैसे बिहेव कर रही है, पंखे में बैठ के कैसे कंट्रोल बिहेव कर रही है, एसी में बैठ के कैसे कर रही है। तो यानी यू आर मैनिपुलेटिंग योरसेल्फ, यू आर मैनिपुलेटिंग द एनवायरमेंट बिकॉज यू वांट टू ऑब्जर्व समथिंग, आपने कुछ ऑब्जर्व करना है। ऐसे तो नहीं रिसर्चर इतना दिमाग खपा रहा ना कि उसने ऐसे ही तमाम चीजें कर रहे हैं, वो उसके पीछे मकसद ये होता है कि ही नीड्स टू ऑब्जर्व समथिंग, और कौन सी थिंग, इन मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इस चीज को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मेरी स्किन ज्यादा स्वेटी है क्योंकि आई एम सिटिंग ऑन एन सिटिंग इन एन ओपन एयर, सो वाइड, और ओपन एयर क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लेट्स चेंज इट, आई गो टू द रूम विद द एसी इन इट, ठीक है, और उसमें मैं देखूं, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वेदर चेंज कर दिया, बाहर आपके 40 डिग्री है, एसी वाले कमरे में आपके 26 डिग्री है, तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया, मैनिपुलेट किया, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, उसको आपने स्टडी करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। The technique of observation is applied if measurement is not possible. आप ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को अप्लाई करते हैं जब मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि वेदर तो आप मेजर कर सकते हैं, वेदर आप सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, तो वो तो एप्लीकेशन इज पॉसिबल, इन मेजर्स इज पॉसिबल, बट देयर आर सर्टेन टर्म्स जिसको आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं कर सकते, तो उसकी सर्टेन टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो आप उसमें ऑब्जर्व करते हैं, राइट। यानी कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा जरूरी है, और जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने जो मैनिपुलेशन की थी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, राइट। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन.
spite of attempting of controlling extraneous variables, some extraneous variables and some discrepancies remain and influence the 93 result. Discrepancies क्या होती हैं? The things which can disrupt, disturbances, some kind of noise. ठीक है, कोई भी social noise हो आपकी research में, so it can affect, it can influence the result. Thus, replication is a matter of conducting a number of sub experiments within the frame. Replication का एक मतलब ये भी है कि उसको जितनी बार repeat किया जाए उसके सेम या सिमिलर रिजल्ट आए, और एप्लीकेशन का मतलब ये भी है कि हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड को बार बार रिपीट करना होता है, बार बार डुप्लीकेट करना होता है। क्यों डुप्लीकेट करना होता है? बिकॉज वी वांट टू नो कि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइस आ गया है, नॉइस एलिमेंट है, एक्स्ट्रा डिस्पेंसीज है, तो वो हम लोग उस चीज को कैसे एलिमिनेट करेंगे, राइट। इसमें हम वैलिडिटी देखते हैं। एक्सपेरिमेंट की टू टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती हैं। वन इज इंटरनल वैलिडिटी एंड द अदर इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी किसे कहते हैं? इट इज द मिनिमम विदाउट व्हिच एन एक्सपेरिमेंट इज यूजलेस। द क्रूशियल पॉइंट इज वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएटेड द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इट मींस दैट some uncontrolled extraneous factors do not affect the dependent variable. आप एक चीज को वैलिडिटी, एक चीज होती है ऑथेंटिसिटी, कि आप अपनी चीज को, अपने रिजल्ट को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने क्वेश्चन आइस को भी वैलिडिटी चेक करते हैं क्रोन बाय अल्फा से एसपीएसएस में। सो इट मींस कि इट इज द मिनिमम विदाउट एन एक्सपेरिमेंट इज यूजलेस। द क्रूशियल पॉइंट इज वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएटेड एन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने वो पॉइंट देखना होता है कि जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा अफेक्ट किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने कैसा अफेक्ट किया है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में, दैट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। और वो जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। इट इज द मिनिमम विदाउट व्हिच एन एक्सपेरिमेंट इज यूजलेस। ये जितना कम होना चाहिए उतना एक्सपेरिमेंट आपका अच्छा होता है। अगर ये होएगा ही नहीं और मौजूद ही नहीं है तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट यूजलेस है। एक्सटर्नल वैलिडिटी किसे कहते हैं? क्रूशियल पॉइंट विद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग बियॉन्ड द लिमिट्स। एक्सटर्नल वैलिडिटी किसे कहते हैं? देखिए, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक लैब में आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, वो वहीं पे जो है ना वहीं पे उसका इफेक्ट हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और ये एक्सपेरिमेंट इसी रूम में पॉसिबल है, या उन रूम्स में जिस रूम में टेम्परेचर 24 हो, जिस रूम में टेम्परेचर 26 हो, जो भी रिसर्चर ने पार्ट ऑफ द स्टडी अपना ये आइडेंटिफाई किया हो, उसको कहते हैं आप इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में थोड़े यू गो आउटसाइड द फ्रेम, और उसमें आप बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है इट इज एप्लीकेबल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये जो वैलिडिटी है, ये अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट आप ना भी वो करें, परफॉर्म करें, तो भी इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको मिलेगी। इट इज बियॉन्ड द लिमिट्स, आप इसको लिमिटाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि जब आप एक्सपेरिमेंटल को डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपके पास ये प्रोसेस होता है व्हेन यू नीड टू डिजाइन सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अपॉन व्हिच द डिजाइन हैपन डिपेंड्स। तो आपकी ये बातें हैं जिस पे डिजाइन डिपेंड करेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट? आपके एक्सपेरिमेंट की नेचर क्या है? यानी कि ऑब्वियसली it again depends upon the nature of your study, whether you are studying social sciences, whether you are studying soft sciences or hard sciences, right? तो उसी के हिसाब से आपने अपने एक्सपेरिमेंट को डील करना होता है, डिजाइन करना होता है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट? आपका मेन पर्पस क्या है? आपने देखना क्या है? अफेक्ट देखना है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, या उसका रिलेशन देखना है? यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट बिफोर इनिशिएटिंग द एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका मेन पर्पस पता होना चाहिए कि आप लोग लैब में एंटर तो हो रहे हैं, बट फॉर व्हाट पर्पस? कि आपने हाइड्रोजन को जो गैस है कंडेंस करना है, दिस इज द स्पेसिफिक पर्पस। तो आपका सारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डिजाइन करेंगे, आप वही टूल्स लेंगे, आप वही मशीनरी उठाएंगे, वही आप प्रिकॉशनरी मेजर्स पहनेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज यू नो द पर्पस। सो द पर्पस इज सो मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। विदाउट पर्पस यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको करना क्या है और हो क्या सकता है। लेकिन पर्पस है कि जब आपको पता हो आपके एक्सपेरिमेंट का, तो आप उसके बाद क्या हो सकता है उसको भी डील करते हैं, उसको भी इग्नोर नहीं करते, और होने क्या वाला है उसको भी आप जो है अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, राइट। नंबर थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर टू बी मैनिपुलेटेड। कौन से वेरिएबल्स को आपने चेंज करना है? डिपेंडेंट को चेंज करना है, इंडिपेंडेंट को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है? यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द वेरिएबल्स फर्स्ट। जब एक रिसर्चर को अपने वेरिएबल्स के बारे में बिल्कुल प्रॉपर क्लियर कट पता होगा, तो फिर उसको ये भी पता होगा कि उनको आप चेंज कैसे करना है। Next is what is the nature of data? This is so much important. Your nature of the data is qualitative or quantitative, or it is an ordinal measure,
ठीक है, यहाँ इसको इंटरवल ही आपने मेजर किया है, और द डाटा इज इन रेशो। ठीक है, ये किस तरह का डाटा आप लोगों ने जो है ना ऑब्जर्व करना है, नेचर ऑफ द डाटा क्या है ये आपको पता होना चाहिए बिफोर कंडक्टिंग योर एक्सपेरिमेंट एंड व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर योर रिसर्च। व्हाट इज द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर? ये बहुत जरूरी है कि जो एक्सपेरिमेंटर है, जो ये चीज एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, उसकी जो है वो स्टडी स्किल्स क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट को कैसे हैंडल करेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कोई बंदा जो लैब से ताल्लुक ही ना रखता हो, ठीक है, और उसको आप कहते हैं जी हाइड्रोजन को वो करो, कंडेंस करके मुझे लिक्विड बनाओ, किसी बंदे को आपने बता दिया, उसको पता ही नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसने आग लगाई और सारी जो है लैब जो है वो फट गई। तो दिस वाज ऑल द मिस्टेक ऑफ द रिसर्चर कि उसने वो एक्सपेरिमेंटर ढूंढा, या वो रिसर्चर ही गलत था जो उसका कॉम्पिटेंस लेवल बहुत ज्यादा लो था। आपने देखा होगा जो ब्लड बैंक्स होते हैं, जब आप अपने ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, जो ब्लड के होते हैं उनका वो अलग होते हैं, वो आपको सिर्फ ब्लड आपका निकाल सकते हैं, वो आपको कोई दवाई नहीं लिख के दे सकते, वो उनका काम नहीं है। राइट, तो एक्सपेरिमेंटर ये उनका कॉम्पिटेंस लेवल नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंटर का भी कॉम्पिटेंस लेवल, उसका एबिलिटी लेवल, उसका स्किल लेवल इन हिज प्रोफेशन देखना बहुत जरूरी होता है। और गलत गलत अगर चूज हो गया एक्सपेरिमेंटर तो आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, एक होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसको आपने देखना होता है, इसमें आपके कोई कंट्रोल नहीं होता, जो भी सिचुएशन हो वेरिएबल्स की। जैसे कि प्री का मतलब पहले, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से पहले की बातें हैं ये, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस और सिचुएशनल वेरिएबल्स, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, बाहर ट्रैफिक चल रही है, आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप इतनी ट्रैफिक को कहाँ रोक सकते हैं, आप बैठे हुए ही हाईवे पे हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल द ट्रैफिक, दिस इज योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, सिचुएशन वेरिएबल, दिस इज अ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कि आपने इसको पहले ही कंसिडर करा, राइट। ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या होता है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, the researcher attempts to control the effects of history, maturation, testing, measurements and instruments। हिस्ट्री क्या है, जिस तमाम चीजों की सिचुएशन की वो हैंडल करता है। मेच्योरेशन क्या है, एक चीज मेच्योर हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल के कोई भी चीज पढ़े पढ़े हम कहते हैं ना मेच्योर हो गई है, इट मीन्स कि उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, उसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है, उसका जो लाइफ टाइम है, इट हैज इंक्रीज, और उसकी लाइफ ड्यूरेशन के इंक्रीज होने पे उसकी नेचर पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट पे डिस्कस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मेजर्स करते हैं, और आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे आप चीजें मेजर करते हैं। फिर आपके पास एक होता है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है? दिस डिजाइन enables the experimenter to evaluate or manipulate two or more experimenter to evaluate or manipulate two or more variables simultaneously। क्योंकि हम लोगों ने देखें एक्सपेरिमेंटल में पढ़ा था, यू डिस्कस वन वेरिएबल बट देयर इज अ सर्टेन डिजाइन इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो उसमें आपके पास फैक्टोरियल डिजाइन की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप टू और मोर जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटर एक ही है, वो एक ही वेरिएबल को स्टडी करेगा, लेकिन आपने टू एक्सपेरिमेंटर रखी है जो कि आपके टू वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, वन फॉर दिस एंड इट विल हैपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मींस एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब ये भी होना चाहिए कि वो एक कंडीशन के अंदर एक ही तमाम बातों के अंदर मेजर करेंगे, ठीक है। और कंडीशंस आपके पास फिर आपको पता है कि इट कैन बी कंट्रोलेबल, जो कि रिसर्चर करता है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी कि एक एक्सपेरिमेंट, एक वेरिएबल देख रहा है, एक रूम में आपने एक बच्चों को रख दिया वॉयलेंट कार्टून्स के साथ, ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। दूसरे रूम में आपने दूसरे रूम में आपने कुछ बच्चों को, दूसरे बच्चों को आपने अच्छे कार्टून्स के दिखाए, ठीक है, वॉयलेंट जिसमें बिल्कुल भी नहीं था, फिर आपने उनका बिहेवियर नोट किया। यानी दिस इज द फैक्टोरियल डिजाइन, यानी two or more experimenters are doing two or more experiments and they are manipulating two or more variables simultaneously, ठीक है। क्यों करते हैं? In order to study the effects of number of independent factors singly as well as the effects due to interactions with another। क्यों कि एक तो सिंगल भी उनका इफेक्ट पड़ेंगे कि आपस में, कि सिंगली उनमें क्या इफेक्ट हो रहा है, वायलेंट वाले कार्टून्स का बच्चों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, नॉन वायलेंट कार्टून्स का बच्चों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और उन दोनों का आपस में क्या इफेक्ट हो रहा है अगर वो इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो दिस इज अ फैक्टोरियल डिजाइन। ये बहुत ज्यादा सोशल साइंसेज में यूज होता है बिकॉज इट हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आपके पास है कि आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर तो लिया, डिजाइन तो कर लिया, आप उसके स्टेप्स क्या हैं जब आप मेथड को करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, डिलिमिट करना है। आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मसला, असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है, द प्रॉब्लम इज मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है। फिर डिफाइन करना है आपने प्रॉब्लम है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय
डर्टी वाटर आपने डिफाइन कर लिया, हाइपोथेसिस बना लिया। डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, अब आपने डर्टी वाटर को ही सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपने अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ जो मलेरिया को डिस्कस कर रहे हैं, आप डर्टी वाटर से कॉज होने वाले टाइफाइड को डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। लिमिट लगा, डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि टाइफाइड को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डर्टी वाटर से पैदा होने वाली बीमारियां जो कि आपके प्रॉब्लम के लिमिटाइज्ड में ना हो, दैट कैन बी प्रॉब्लम वेरीफाइड हो सकती है, ठीक है। शुड बी सेलेक्टेड फर्स्ट, ये प्रॉब्लम जो है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है शुड बी सेलेक्टेड फर्स्ट। रिव्यूइंग द लिटरेचर आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, ये आपको पता है रिसर्चर का एक नेक्स्ट मेथड होता है कि आप अप्रोच डिजाइन करते हैं, आप कोई भी डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को अप्रोच करते हैं, दैट कैन बी परस्यूड फॉर योर फर्दर स्टडी आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर और द लिटरेचर डन बाय द प्रीवियस रिसर्चर्स। फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप 3 है, देखिए इनके वही स्टेप्स हैं जो आपके हर रिसर्च के होते हैं, हर मेथड के होते हैं। फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड डिड्यूसिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस, डिड्यूस का मतलब कि आप डिड्यूस करते हैं, एक चीज होती है इन्फेरेंस, ठीक है, तो आप डिडक्शन पहले बनाते हैं, फिर उसके इन्फेरेंस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, विच इज योर इंटेलेक्चुअल गेस। The problem has to be converted into hypothesis that can be verified or refuted by experimental method. अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी हमारी मलेरिया, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक स्टेटमेंट हो, हाइपोथेसिस में हमने बना दी मलेरिया इज कॉज्ड बाय डर्टी वाटर, राइट। प्रॉब्लम एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, बट हाइपोथेसिस इज अ प्रॉपर स्टेटमेंट, तो आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग अप द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिजाइन करते हैं, उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, सिलेक्शन कैसे करनी है, टूल्स क्या है मेजर करने के, आप उसको जो है आउटकम्स उसके कैसे मेजर करेंगे, इट हैज टू बी परफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये तमाम चीजें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की आप पहले से ही पता रखते हैं और आपको पता होती है और आप अपने पास मौजूद रखते हैं। आपने लैब में जाके हाइड्रोजन की प्रिपरेशन इनटू लिक्विड हाइड्रोजन करनी है तो आपको उसी के टूल्स चाहिए होंगे। You are drawing up your experimental design according to the need of your experiment. So same is the case with your social sciences. When you design an experiment, आप उसकी पहली वाली चीजें कंप्लीट करते हैं। The next is defining the population. फिर आप अपनी population को define करते हैं। No question about the population to which the conclusions are to be applied. आप अपने population को डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज माई पॉपुलेशन, मेरी पॉपुलेशन ये है, दो पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, स्लम एरियाज जो है वो वहीं पर मलेरिया ज्यादा हो रहा है, तो आई नीड टू फाइंड आउट तो मलेरिया वहां पे क्यों हो रहा है, तो माई पॉपुलेशन विल बी द पीपल लिविंग इन द स्लम एरियाज। Administration of the test and the carry out of the study. The test this will involve controlling variable or non-experimental factors, applying the experimental factors, and keeping the careful record of the steps in the procedure. Administration का word क्या से होता है, admin से निकला है। आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिन देख लें, स्कूल में एडमिन देख लें, उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, कितने एडमिशन आए, कितने एडमिशन गए, कब रिजल्ट आया, कब रिजल्ट नहीं आया, कितने स्टूडेंट्स पास हुए नहीं हुए, हर चीज का, हर स्टेप का, जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, फैकल्टी आ रही है, फैकल्टी जा रही है, कितना अरसे तक पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सब कुछ यानी कि उनके पास रिकॉर्ड में होता है। So same is the case with the experimental method. When you carry out an experimental method, you need to track down, you need to record all the steps that were involved in your process. जो भी आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, आपने उनको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उनकी प्रॉपर्ली उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि अब हमने इस स्टेप में ये किया था, इस वेरिएबल को चेंज किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया, इस वेरिएबल को चेंज किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी थ्योरी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये सिर्फ ये मतलब इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले कि भाई ये कर दिया तो थ्योरी बन गई, इट हैपन्स फॉर्मली। नेक्स्ट है मेजरिंग द आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटा बनाते हैं, केयरफुल सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन बड़ी कंसिडरेशन दी जाती है सिलेक्शन के लिए कि क्यों आपने रिजल्ट्स निकालने हैं, कैसे रिजल्ट्स निकलने चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स तब निकलेंगे जब आपने डेटा अच्छा कलेक्ट किया होगा, केयरफुली कलेक्ट किया होगा। जब आपने डेटा कलेक्शन में केयरलेसनेस दिखाई है तो यू हैव नो गारंटी कि आपके रिजल्ट्स अच्छे मेजर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द आउटकम। फिर आप अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, एक्सपर्ट्स यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा में, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स भी यूज करते हैं जो कि हम अपने सोशल साइंसेज में भी करते हैं और हर चीज को क्लियरली नोटेड करते हैं। फिर ड्राइंग द कंक्लूजन्स,
अब आप जो है अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये मेरी वैल्यू ये निकली है, इफ दिस वैल्यू मीन्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दिस वैल्यू मीन्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड दिस वैल्यू मीन्स अ नॉन रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। एंड केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू ओवर जनरलाइज द रिजल्ट। ठीक है, ओवर जनरलाइज का मतलब एक चीज होती है जनरलाइज कि आपने जो रिजल्ट निकाला है अपने सैंपल से, ये आप इन्हीं लोगों पे या इन्हीं जैसे लोगों पे जनरलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं पर ये एप्लीकेबल है। लेकिन ओवर जनरलाइज का मतलब ये है कि तमाम शहर पे वो चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, तमाम लोगों पे, वो लोग जो इस कंट्री से भी बाहर रहते हैं उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपने वो ओवर जनरलाइज नहीं करना होता, रिजल्ट केयर करनी होती है कि किन किन लोगों पे ये रिजल्ट जनरलाइज हो सकता है। रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ स्टडी मस्ट बी रिपोर्टेड इन सफिशिएंट डिटेल्स, और जब आपने रिजल्ट डिस्प्ले करना है, रिजल्ट निकालना है, तो उसकी डिटेल्स सफिशिएंट होनी चाहिए, जो कि आपको कहाँ से मिलेंगी, जब आपने प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। राइट, तो ये थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम लोगों ने आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपके पास ये बहुत डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ कोई सिनेरियो डिफाइन हो सकता है, तो उसमें बताएंगे कि इसमें आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो यू शुड नो कि हम लोगों के कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक रिसर्च डिजाइन रह गया है, दैट इज केस स्टडी विच वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर सेशंस इंशाल्लाह। यहाँ तक हमारे पास जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की स्लाइड्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपके पास भी तमाम रिसर्च डिजाइन कंप्लीट होने चाहिए। इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, डू लेट मी नो, इंशाल्लाह आई कैन प्रोवाइड यू वेरी फास्टली। फिर ये बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट डिजाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अपना सेशन यहीं पे इंशाल्लाह एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।